हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17 जो कि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय से संबंधित है। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 303 जो कि आईपीसी की धारा 378, 379 के समरूप है। चोरी, देखिए यहाँ 378, 379 दो धाराएं इसमें समाहित हैं। 378 चोरी को परिभाषित करती है और ये दंड को डिसाइड करती है। तो साथियों 303 में यानी 303 में चोरी दिया हुआ है और उसमें चोरी का दंड भी दिया गया। हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चोरी क्या है। चोरी की परिभाषा इस धारा में दी गई है, जिसका तात्पर्य किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना यानी उसकी सहमति के बिना बेईमानी के आशय से ले जाने से है। इंग्लिश विधि थोड़ा अलग है। इंग्लिश विधि में इस प्रकार का कोई अपराध नहीं है। इससे मिलते जुलते कृत्य को दंडनीय अपराध माना गया है। इंग्लिश दंड विधि के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुओं को स्थायी रूप से अपना बनाने या प्रयोग में लाने के आशय से उसकी सहमति के बिना सदोष अथवा धोखे से ले जाता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। परंतु भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चोरी के अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के अंतर्गत चोरी के अपराध के लिए ना तो वस्तु को स्थायी रूप से ले जाया जाना आवश्यक है और ना तो स्थायी रूप से ले जाया जाना आवश्यक है, ना ही क्या आवश्यक है कि ना वह केवल दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुओं तक ही सीमित है और इसलिए जिस व्यक्ति की संपत्ति की चोरी की गई है उस व्यक्ति का उस वस्तु पर स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा इंग्लिश विधि के अंतर्गत संपत्ति को पूर्णतः कब्जे में लेना अपराध का आवश्यक तत्व माना गया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में चोरी के अपराध के लिए संपत्ति का कब्जे से हटाया जाना मात्र ही पर्याप्त है। अतः चोरी करने वाले व्यक्ति का आशय उस वस्तु को वापस लौटाने का ही क्यों ना हो, परंतु अगर उसने बेईमानी पूर्वक उसको वहां से उठाया है या लेके गया है तो वह चोरी का अपराध का दोषी माना जाएगा। चोरी के आवश्यक तत्व। प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अभिकथन किया गया है कि चोरी जो आईपीसी की धारा 378 चोरी को परिभाषित करती है, लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति विधि विरुद्ध कृत्य द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को साशय सदोष लाभ अथवा सदोष हानि पहुंचाए। उक्त आशय बेईमानी का हो और वह मूवेबल चल संपत्ति के संबंध में हो तथा संपत्ति उस अन्य व्यक्ति के कब्जे से हटाई गई हो। तात्पर्य यह है कि संपत्ति हटाए जाने के समय संपत्तिधारी की सहमति का अभाव तथा हटाने वाले व्यक्ति का बेईमानी का आशय चोरी के अपराध के लिए परम आवश्यक है। फिर से समझिए, तात्पर्य यह हुआ कि संपत्ति हटाए जाने के समय संपत्तिधारी की सहमति का अभाव तथा हटाने वाले व्यक्ति का बेईमानी का आशय चोरी के अपराध के लिए परम आवश्यक है। इस बात में अभियुक्त अपने कार्यालय से एक फाइल हटाकर घर ले गया और उसे किसी बाहरी व्यक्ति को उपलब्ध करा दी। 2 दिन बाद उसने फाइल को वापस लाकर कार्यालय में रख दिया। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को चोरी के अपराध का दोषी ठहराया क्योंकि अभियुक्त के उक्त कार्य के चोरी के सभी तत्व पांचों विद्यमान थे। अब तत्व कौन कौन से हम पढ़ लेते हैं एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला तत्व, संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्ण आशय। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की कोई चल संपत्ति उसके कब्जे से हटाया जाना चोरी है अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस संपत्ति को हटाने का बेईमानी पूर्ण आशय था अथवा नहीं। अतः किसी संपत्ति का ले जाया जाना मात्र चोरी नहीं है जब तक कि उसे ले जाने वाले व्यक्ति का आशय बेईमानी पूर्ण ना हो। बेईमानी की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, जिसके अनुसार कोई ऐसा कार्य जो एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, बेईमानी से किया गया कार्य कहलाता है। चोरी के अपराध में संपत्तिधारी के कब्जे से इस आशय से हटाई जाती है ताकि उससे किसी अन्य व्यक्ति को सदोष लाभ हो और किसी अन्य को सदोष हानि। उल्लेखनीय है कि सदोष लाभ और सदोष हानि ये दोनों ही हुए हों यह आवश्यक नहीं है। इन दोनों में एक का होना मात्र बेईमानी के तत्व के लिए पर्याप्त होगा।
अतः यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से कोई वस्तु लेता है जिसके बारे में वह विश्वास करता है कि वह उसकी अपनी है, तो वह चोरी का अपराधी नहीं होगा, क्योंकि उस वस्तु को उसने बेईमानी से नहीं लिया है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के जानवरों को पकड़कर कांजी हाउस में इसलिए बंद करा देता है क्योंकि वे उसके खेत में घुस आए थे और उन्होंने उसकी फसल को नष्ट किया था, तो उसका यह कृत्य चोरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें बेईमानी के आशय का अभाव है। चोरी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि चोरी करने वाले व्यक्ति ने स्वयं के सदोष लाभ के लिए वह कृत्य किया हो। अतः जहां अभियुक्त ने परिवादिनी की 3 गायें चुराकर अपने 3 ऋणदाताओं में से प्रत्येक को एक एक गाय ऋण के बदले दे दी हो, उसे चोरी के अपराध का दोषी माना गया है। देखिए साथियों, सदोष लाभ सदोष हानि, जिसकी संपत्ति जाएगी तो उसको तो हानि होगा, लेकिन जो चुराएगा तो जरूरी नहीं कि वो अपने पास ही रखे, दूसरे को दे भी देगा। तो यहाँ चोर ने चुराई तो, लेकिन फायदा किसको दिया? ऋणदाताओं को। तो यहाँ पर इसको एक तरफी देखा जाए तो सदोष हानि बस हुई है। इसने कर्जा जरूर चुका लिया है, लेकिन इसका खुद का अगर सदोष लाभ नहीं हुआ, इसने क्या किया? कर्जा चुकाया है। ये यही बताना चाह रहा है उदाहरण। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि चोरी के लिए आवश्यक नहीं कि चोरी करने वाले व्यक्ति ने स्वयं के सदोष लाभ के लिए वह कृत्य किया हो। के.एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अभियुक्त ने भारतीय वायुसेना के एक हवाई जहाज को अनधिकृत रूप से उड़ान भरने के आशय से केवल कुछ समय के लिए लिया था। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त का आशय बेईमानी पूर्ण होने के कारण वह चोरी के अपराध का दोषी था। अतः चोरी के अपराध के लिए वस्तु का स्थायी रूप से हटाया जाना आवश्यक नहीं है। सतीश बनाम राधा वल्लभ के बाद में यह अब निर्धारित किया गया है कि केवल वस्तु को ले जाने मात्र से चोरी का अपराध कारित नहीं हो जाता, जब तक कि अभियोजन का पक्ष यह साबित न कर दे कि अभियुक्त का आशय बेईमानी पूर्ण था, जिसके परिणाम स्वरूप किसी को सदोष लाभ अथवा सदोष हानि हुई है। यदि किसी वस्तु के प्रति अधिकार के बारे में कोई सद्भावना पूर्वक विवाद हो तो उसे ले लिया जाना चोरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें बेईमानीपूर्ण आशय का अभाव रहेगा। अतः जहां किसी व्यक्ति ने स्वयं खेती करके फसल उगाई हो और वह सद्भावना पूर्वक ये समझता हो कि उस पर उसका हक है, जबकि यथार्थ में उस भूमि पर उसका कब्जा विवादित हो, तो वह व्यक्ति चोरी का दोषी नहीं होगा। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी का अपराधी हो सकता है? समझिए, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी का अपराधी हो सकता है? कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति से अपनी संपत्ति बेईमानी से लेता है तो उसे चोरी के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जा सकता है। उदाहरण, जहां अभियुक्त ने एक पुलिस सिपाही से एक बंडल उसकी सहमति के बिना ले लिया जो वास्तव में उस व्यक्ति का स्वयं का था। जहां अभियुक्त ने एक पुलिस सिपाही से एक बंडल उसकी सहमति के बिना ले लिया जो वास्तव में उस व्यक्ति का स्वयं का था, किंतु जो तत्समय सिपाही के कब्जे में था और सिपाही उसके लिए उत्तरदायी था, यह निर्णय दिया गया कि अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया है, भले ही वह बंडल उसका स्वयं का था। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि एक व्यक्ति जिसका खुद का बंडल था, पुलिस के कब्जे में था, उसने पुलिस से ले लिया। चूँकि उस पुलिस कांस्टेबल की जिम्मेदारी थी, उत्तरदायी मतलब उसकी कस्टडी में थी, उस चीज़ उसके कब्जे में थी, लेकिन फिर भी उसने वो चीज़ ले ली, भले उसकी थी, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि उसने चोरी की है। अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया, भले ही वह बंडल उसका स्वयं का था। फिर से समझिए उदाहरण, जहां अभियुक्त ने एक पुलिस सिपाही से एक बंडल उसकी सहमति के बिना ले लिया, मतलब उसकी सहमति के बिना ले लिया, पुलिस कांस्टेबल की सहमति के बिना ले लिया जो वास्तव में उस व्यक्ति का स्वयं का था, किंतु जब उसने लिया तो वह सिपाही के कब्जे में था और सिपाही उसके लिए उत्तरदायी था। यह निर्णय दिया गया कि अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया है, भले ही वह बंडल उसका स्वयं का था। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने अपने गहने किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखे हैं और वह ऋण चुकाए बगैर उस व्यक्ति की सहमति के बिना अपने गहनों को उठा लाता है, तो वह चोरी के अपराध का दोषी माना जाएगा। चोरी के अपराध में बेईमानीपूर्ण आशय के संदर्भ में एक अन्य बात विट्ठल बनाम महाराष्ट्र राज्य भी उल्लेखनीय है। इस बात में अभियुक्त प्रातः 8:30 बजे बारसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गया, परंतु जब उसने देखा कि ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सो रहा है तो उसने उसे जगाने का प्रयास किया, जिस पर कांस्टेबल ने कुपित होकर उसे खरी खोटी सुनाई और चले जाने को कहा। इस पर अभियुक्त वहां पड़ी हुई हथकड़ियां लेकर मामले की शिकायत करने हेतु पुलिस अधीक्षक
सोलापुर के पास चल दिया, परंतु सोलापुर पहुंचने के पूर्व ही उसे हथकड़ियां चुराने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को चोरी के अपराध से दोष मुक्त करते हुए निर्णय दिया कि इस घटना में अभियुक्त का आशय न तो आपराधिक था और न बेईमानी का, वह तो वारसी के पुलिस स्टेशन की लापरवाही को पुलिस अधीक्षक के समक्ष उजागर करना चाहता था और अपने तर्क की पुष्टि में हथकड़ियां प्रस्तुत करना चाहता था। एक व्यक्ति ने अपनी बिजली की केटली सुधारने को दी, परंतु सुधारने वाले दुकानदार ने उसे निर्धारित समय बीत जाने पर भी अनेक दिनों तक नहीं सुधारा। अतः उस व्यक्ति ने बिना भुगतान किए अपनी केटली दुकानदार के यहाँ से उठा ली। दुकानदार का कहना था कि जितना काम उसने केटली सुधारने के लिए किया उसका भुगतान उसे होना चाहिए। यद्यपि केटली पूरी तरह नहीं सुधारी गई थी, उस व्यक्ति को चोरी का अपराधी नहीं माना गया, क्योंकि उसका आशय सुधारने वाले को सदोष हानि कारित करने का नहीं था और न स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाना था। ये एक उदाहरण हुआ। जो 5 हम पॉइंट बता रहे हैं कि 5 तत्व होते हैं चोरी में। पहला तत्व है संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्ण आशय। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्या है? संपत्ति जंगम चल संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? जंगम और चल होनी चाहिए। जंगम को ही चल बोलते हैं। यह आवश्यक है कि चोरी की विषय वस्तु जंगम या चल संपत्ति ही हो। जमीन से जुड़ी हुई भूबद्ध वस्तु यदि जमीन से पृथक की जा सकती है तो वह जंगम संपत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जंगम संपत्ति कहलाएगी। अतः जमीन पर उगे पेड़ों की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि भूबद्ध होने के कारण वे चल संपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आंधी तूफान के कारण कोई पेड़ गिरकर जमीन से अलग हो जाए तो उसे बिना मालिक की सहमति से उठा ले जाने वाले व्यक्ति को चोरी के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता है। सरकारी जंगल से लकड़ी काट ले जाना चोरी का अपराध है। देव मूर्ति को भी चल संपत्ति माना गया है, अतः उसे चुराने वाले व्यक्ति को भी चोरी के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। भूमि चोरी की वस्तु नहीं है, परंतु यदि वह रेत, पत्थर, मिट्टी, मुरम, धातु के रूप में अलग कर दी जाती है। भूमि चोरी की वस्तु नहीं है, परंतु यदि वह रेत, पत्थर, मिट्टी, मुरम या धातु के रूप में अलग कर दी जाती है तो उसकी चोरी की जाना संभव है। फिर से समझिए, भूमि चोरी की वस्तु नहीं है, परंतु यदि वह रेत, पत्थर, मिट्टी, मुरम या धातु के रूप में अलग कर दी जाती है तो उसकी चोरी की जाना संभव है। यद्यपि बिजली धारा 303 के अर्थ में चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए इसका अवैध दुरुपयोग चोरी नहीं कहा जा सकता। फिर भी इसकी विधिक परिकल्पना के आधार पर भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 के अंतर्गत इसे चोरी का अपराध माना गया है, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 379 और अब बीएनएस की धारा 303 के तहत दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार पाइपों में जल आपूर्ति हेतु पानी की चोरी हो सकती है। पानी की चोरी हो सकती है, लेकिन नदी, तालाब, कुआं या जलाशय आदि पानी के प्राकृतिक स्रोतों से जल ले जाना चोरी का अपराध नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के खेत में खड़ी फसल काट कर ले जाता है तो वह चोरी के अपराध का दोषी होगा, परंतु यदि उस व्यक्ति ने इस काम के लिए मजदूरों को फसल काटने के लिए लगाया है तो वे मजदूर चोरी के अपराधी नहीं कहलाएंगे। इस धारा के अंतर्गत चल संपत्ति संबंधी प्रावधान को भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट किया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि कुछ तुच्छ कार्यों को आपराधिक दायित्व का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। अतः दूसरे की दावत में पेन डुबो लेना, यानी पहले दवात बोर का चलता था जिसमें इंक रहती थी, तो दूसरे की दवात में पेन डुबो लेना या घास से लदी गाड़ी में से एक तिनका निकाल लेना तुच्छ कार्य होने के कारण चोरी नहीं माने जाएंगे। मतलब किसी कलर पेन में कलर ले लेना या घास के घट्टे से एक तिनका निकाल लेना चोरी नहीं माना जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? संपत्ति जंगम होनी चाहिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाए, ले जाई जाए। नंबर 3, वह वस्तु दूसरे के कब्जे से हटाई जानी चाहिए। क्या कह रही है तीसरा पॉइंट? कि वह वस्तु दूसरे के कब्जे से हटाई जानी चाहिए। चोरी के अपराध के लिए यह भी आवश्यक है कि संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से ली जानी चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि यदि किसी वस्तु का कोई धारक ना हो तो वह वस्तु चोरी का विषय वस्तु नहीं हो सकती। चूँकि मानव शरीर चाहे वह जीवित हो अथवा मृत्यु की चोरी नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के शरीर को उठा ले जाता है तो यह चोरी ना होकर
ये चोरी ना हो करके ये धन से संबंधित अपराध में हमने आपको बताया था वो माना जाएगा। अंतर्गत मानव सौ के प्रति अपमान होगा। क्या होगा? मानव सौ के प्रति अपमान होगा। हम ये वीडियो आपको बता चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के शरीर को उठा ले जाता है तो वह चोरी ना हो करके क्या माना जाएगा? चोरी नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा कि उसके द्वारा क्या किया गया है? 100 का अपमान किया गया है। क्या किया गया है? 100 का अपमान किया गया है, जिसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको दंडित किया जाएगा बीएनएस की धारा 301 में। क्या किया जाएगा? बीएनएस की धारा 301 के तहत दंडित किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति हटाई गई है वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी ही होना चाहिए। उस व्यक्ति का उस वस्तु पर कब्जा विधिपूर्ण हो या सदोष। यदि उसके कब्जे में से किसी व्यक्ति द्वारा वह वस्तु हटाई जाती है तो वह व्यक्ति चोरी के अपराध का दोषी होगा। यदि किसी चल संपत्ति पर अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व हो और इस प्रकार उसके अनेक सहस्वामी हो तथा इनमें से कोई एक उस संपत्ति का अनन्य अधिपत्य ले बैठे तो वह चोरी का अपराध होगा। यदि कोई सहस्वामी चल संपत्ति में से किसी अन्य सहस्वामी का हिस्सा ले लेता है तो वह चोरी के लिए दंडित किया जा सकेगा। चंद्रेश्वर शर्मा बनाम बिहार राज्य के बाद में अभियुक्त के साइकिल पर रखे टिफिन कैरियर में से चुराई गई धातु की बरामदगी की गई। अभियुक्त की दलील थी कि उक्त चोरी के माल को उसके कब्जे में से बरामद किया गया नहीं माना जा सकता, लेकिन उसकी दलील को अस्वीकार करते हुए उसको दोषी माना गया। गुलजार बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में परिवादी अपनी अटैची में 55,000 रुपये रखे हुए राज्य परिवहन बस से यात्रा कर रहा था। यह राशि उसने अपने व्यापारिक धंधे के निर्वहन में वसूली के तौर पर प्राप्त की थी। जब बस 10 मिनट के लिए एक बस स्टैंड पर रुकी तो परिवादी बस के बाहर उतरकर पास की दुकान में वसूली करने चला गया। इसी दौरान अभियुक्त ने परिवादी की अटैची चुरा ली, परंतु वह पकड़ा गया। अटैची उसके कब्जे से बरामद की गई। अभियोजन साक्षी ने अटैची की शिनाख्त सही कर दी। अभियुक्त का कथन था कि उक्त अटैची तत्समय परिवादी के कब्जे में नहीं थी, लेकिन उसकी यह दलील व्यर्थ थी। इसके अतिरिक्त वह बरामद किए गए 55,000 रुपयों की राशि का स्पष्टीकरण भी संतोषजनक ढंग से नहीं दे सका, अतः उसे इस धारा के तहत दंडित किया गया, यानी चोरी से दंडित किया गया चोरी के अपराध में। पालतू जानवर, पशु पक्षी आदि की चोरी हो सकती है, लेकिन यदि वे स्वेच्छंदता से जंगल में विचर रहे हैं तो उन्हें ले जाना चोरी नहीं होगा। ये हो गया 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? संपत्ति को संपत्तिधारी की सहमति के बिना लिया गया हो। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के कब्जे से हटाई गई वस्तु को चोरी का अपराध तभी कहा जाएगा यदि वह उस व्यक्ति की सहमति के बिना हटाई गई हो। ऐसी सहमति स्वतंत्र एवं स्वेच्छा से दी जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसी सहमति स्वतंत्र एवं स्वेच्छा से देनी चाहिए। मतलब अगर सहमति स्वतंत्र और स्वेच्छा से दे रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर वह उसकी सहमति के बिना हटाई जा रही तो चोरी मानी जाएगी। उदाहरण: ए चोरी करने के आशय से रात के समय बी के मकान में प्रवेश करता है और बी के एक कमरे से एक भारी संदूक घर के आंगन में ले आता है। संदूक खोलने पर उसे उसमें ले जाने लायक कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, अतः वह संदूक को वहीं खुली छोड़कर चल देता है। इस मामले में ए चोरी के प्रयास का दोषी होगा। ये हो गया चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? संपत्ति को हटाया जाना। चोरी के अपराध के लिए संपत्ति को स्थायी रूप से हटाया जाना आवश्यक नहीं है, अपितु उसे बेईमानी से मामूली से हटाना भी चोरी के अपराध के लिए पर्याप्त है, भले ही हटाने वाले का आशय उसे वापस लौटाने का ही क्यों ना रहा हो। इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया गया है, वो हम आपको बताएंगे। बेईमानी के आशय से जीवित भेड़ों और मेमनों के शरीर से बाल खींचना चोरी के अंतर्गत आएगा। बेईमानी के आशय से जीवित भेड़ों और मेमनों के शरीर से बाल खींचना चोरी के अंतर्गत आएगा। पति पत्नी दंड विधि यानी भारतीय न्याय संहिता की
इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया है कि पति पत्नी का एक ही व्यक्तित्व है। अतः यदि पत्नी बेईमानी से अपने पति की कोई वस्तु या चल संपत्ति हटाती है तो वह चोरी के अपराध की दोषी होगी। इसी प्रकार पति भी बेईमानी से अपनी पत्नी की चल संपत्ति की चोरी का अपने पत्नी की चल संपत्ति की चोरी का अपराधी हो सकता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी यह स्थिति है तथा पति अपनी पत्नी की अथवा पत्नी अपने पति की चल संपत्ति की चोरी की दोषी हो सकती है। चुराई गई संपत्ति की उसके स्वामी को वापसी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पष्ट किया गया है कि चुराई गई चल संपत्ति बरामद होने पर उसके वास्तविक कब्जाधारी या स्वामी को लौटाई जा सकती है। क्या की जा सकती है? लौटाई जा सकती है। वर्नेट के बाद में अभियुक्त ने एक गाय की चोरी की, जिसके लिए 1.5 वर्ष बाद उसकी दोष सिद्धि हुई। चोरी के 6 माह बाद एक व्यक्ति ने उस गाय को खरीद लिया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह चुराई गई गाय खरीद रहा है। उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि गाय को बछड़े सहित उसके वास्तविक स्वामी को लौटाया जाए। प्रतिपक्ष की ओर से यह दलील पेश की गई कि चोरी के समय बछड़ा गाय के गर्भ में भी नहीं था, अतः मजिस्ट्रेट का आदेश अवैध है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए केवल गाय को ही दिए जाने का निर्देश दिया। केरल राज्य बनाम कुट्टम मोहन के बाद में एक चोरी के अपराध में संपत्ति के स्वामी ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं की थी। जब उसने मामले के विचारण में अभिसाक्ष्य दी तो अभियुक्त की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि उस व्यक्ति ने पुलिस में मामले की शिकायत नहीं की थी, इसलिए उसकी अभिरक्षा अस्वीकार की जानी चाहिए। परंतु केरल उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के इस तर्क को अमान्य कर दिया। अवतार सिंह बनाम राज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि बिजली के तार में बहती हुई विद्युत करंट को चल संपत्ति नहीं माना गया, इसलिए बिजली के तार से बेईमानी पूर्वक विद्युत प्रवाह खींचना भारतीय न्याय संहिता यानी दंड संहिता के अंतर्गत चोरी का अपराध नहीं होगा। परंतु भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 के अंतर्गत इसके लिए चोरी का अभियोजन लगाया जा सकता है। रासानंद बिंदानी बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में अभियुक्त के पास विद्युत सब स्टेशन से चुराया गया बिजली का तार बरामद किया गया। इस बात का सबूत था कि उस किस्म का तार बाजार में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता था, अतः यह उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त कारण था कि वह चुराया गया तार ही था और अभियुक्त चोरी के अपराध का दोषी है। परंतु अभियुक्त अपने परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य होने के कारण तथा उसका कोई आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड न होने के कारण उसे केवल 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित माना गया। विनोद सैमुअल बनाम दिल्ली प्रशासन के बाद में एक चंद्रकला नामक महिला अपने पति त्रिलोक चंद्र के साथ दिल्ली परिवहन की बस में यात्रा कर रही थी। जैसे ही बस दिल्ली के पटेल नगर स्टॉप पर रुकी, एक आदमी सामने से दौड़ता हुआ आया और उसने चंद्रकला के गले की सोने की चैन झपटी, जो कि खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर उसके पति ने अपराधी का पीछा किया और 2 व्यक्तियों की सहायता से उसे कुछ दूरी पर धर दबोचा, परंतु सोने की चैन बरामद नहीं हुई। गले से चैन खींची जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। अभियुक्त को पकड़े जाने का एकमात्र कारण यह था कि बस स्टॉप पर रुकते ही वह अंधाधुंध भागा जा रहा था। भागते समय किसी ने अभियुक्त को चैन नीचे गिराते हुए भी नहीं देखा था। उक्त परिस्थितियों में न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को चोरी के लिए सिद्ध दोष करना न्यायोचित नहीं होगा। BR रायरीकर बनाम UB वावीकर के प्रकरण में एक विद्यार्थी ने परिवादी, जो कि पूर्व छात्र था, का कागजों से भरा थैला प्राचार्य को सौंपा, जिसके बारे में उसे संदेह था कि उसमें कोई आपत्तिजनक पर्चियां रखी हुई थी। प्राचार्य ने परिवादी के पिता को सूचित किया कि वह उक्त थैला अपने पास रखे हुए था ताकि उसे पुलिस को सौंपा जाए। न्यायालय ने निश्चित किया कि न तो वह विद्यार्थी जिसने थैला प्राचार्य को दिया था और न प्राचार्य स्वयं चोरी के अपराध का दोषी कहा जाएगा, क्योंकि थैला देने में विद्यार्थी का तथा उसे स्वयं के पास रखने में प्राचार्य का कोई बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था। अतः उन दोनों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई अपास्त कर दी गई। चोरी और रिश्ती में अंतर क्या है, ये भी हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। चोरी की परिभाषा जो 303 के अंतर्गत है और रिश्ती के बारे में हम बता चुके हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि कोई व्यक्ति किसी को रिश्ती कारित करता है तो वह केवल उस व्यक्ति को हानि कारित करता है, परंतु इससे स्वयं को लाभ प्राप्त नहीं करता। जबकि चोरी के अपराध में व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को हानि कारित करते हुए स्वयं बेईमानी पूर्वक सदोष लाभ प्राप्त करता है। यदि कंडक्टर द्वारा बस में यात्रा करते हुए किसी यात्री से टिकट के किराए की मांग की जाने पर उस यात्री द्वारा बैठे हुए स्थान का सीट कवर फाड़ दिया तो उसका यह कृत्य रिश्ती का अपराध होगा, ना कि चोरी का।
तो साथियों हमने आपको इसमें भी आपको बता दिया चोरी के बारे में। अब हम आपको बताएंगे चोरी के दंड के बारे में कि दंड के लिए क्या प्रावधान है चोरी की में। अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसमें दंड के लिए क्या प्रावधान है। हमने आपको ये भी बता दिए 5 तत्व कौन कौन से हैं, ये भी हमने स्पष्ट कर दिए इसके। अब इसके बाद चोरी के लिए दंड का जो कि 303 सब क्लॉज 2 क्या कहता है वो हम जान लेते हैं। जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में, यानी दोबारा फिर से कर रहा है, एक बार किया दोष सिद्धि दोबारा कर रहा है, तो इस स्थिति में सजा का प्रावधान है कि न्यूनतम 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु अगर एक चीज़ और इसमें कह दी गई है, पहली बार चोरी, दूसरी बार चोरी, पहली बार में 3 वर्ष, दूसरी बार में अधिकतम 5 वर्ष और न्यूनतम 1 वर्ष। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, मतलब चोरी जो है वो 5,000 रुपये से कम है, तो ऐसी स्थिति में पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर और संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। अगर पहली बार उसने ऐसा अपराध किया है तो वो जितनी चोरी की है उतना 5,000 रुपये से कम का है तो वापस करे, और सामुदायिक सेवा यानी जनहित में सेवा करना, जैसे अनाथालय में, अस्पताल में, जहाँ भी न्यायालय निर्दिष्ट करे वहाँ जाकर के उसको एक निश्चित समाधि में जाकर के वहाँ सेवा करनी पड़ेगी। इस दंड से दंडित किया जाएगा। साथियों ये हुई बीएनएस की धारा 303 जो कि आईपीसी की धारा 378, 379 के समरूप है। चोरी को हमने बताया। अब अगले